Transformer consists of primary coil as well as the secondary coil. ब्लॉक डायग्राम इस प्रकार से होगा. This is the primary coil and this is the secondary coil. फिलहाल हम लोग यहाँ पर कोई स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम लोग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं. प्राइमरी कॉइल है, यहाँ इनपुट होगा एंड दिस इज द अल्टरनेटिंग सोर्स. ये अल्टरनेटिंग सोर्स होगा. यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा. ठीक है. It is an electrical device used to convert high voltage at low current into low voltage at high current and vice versa. यहाँ पर वाइस वर्सा का मीनिंग क्या हुआ? वाइस वर्सा का मीनिंग हो गया कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट, वैसा ही लो वोल्टेज एट हाई करंट इज कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट. उसका मीनिंग होता है वाइस वर्सा. मतलब फिर से यही सेंटेंस रिपीट होगा, लेकिन जहां पर हाई है वहां पर क्या होगा? लो होगा, और जहां पर लो लिखा है वहां पर क्या होगा? हाई होगा. मतलब वही सेंटेंस रिपीट हो रहा है. सो नो नीड टू राइट द सेंटेंस. तो सेंटेंस को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. So this is an electrical device used to convert high voltage at low current into low voltage at high current, and vice versa is called as transformer. Is called as transformer. Shortly अगर इसको याद रखना है तो ऐसा रखो, HV at LC, that means high voltage at low current, it is converted into LV at SC, that means low voltage at high current. जस्ट इसी के उल्टा कर दो, जहां पर हाई वोल्टेज है वहां पे लो वोल्टेज, हाई करंट. या फिर याद ऐसे रख लो, जैसे आप इस एरो से जाओगे तो हाई वोल्टेज एट लो करंट इज कन्वर्टेड टू द लो वोल्टेज एट हाई करंट, और इस एरो को अगर ध्यान में रखोगे तो ये हो जाएगा लो वोल्टेज एट हाई करंट कन्वर्टेड इनटू द हाई वोल्टेज एट लो करंट. ठीक है. मतलब ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है. Transformer works on the principle of mutual induction. It works on principle of mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन में प्राइमरी कॉइल में इनपुट दिया जाएगा जिससे आपको सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट मिलेगा. मतलब आप जो इनपुट दोगे वो अगर हाई वोल्टेज का है तो आपको मिलने वाला आउटपुट जो है वो लो वोल्टेज का होगा. अगर आपने इनपुट पे लो वोल्टेज दिया तो आउटपुट में आपको हाई वोल्टेज मिलेगा. ठीक है. अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है
प्राइमरी में इनपुट दिया जाता है, प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है, प्राइमरी में ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर सेकेंडरी कॉइल भी आ रहा है, जबकि सेकेंडरी कॉइल में हम लोग करंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम करंट का सप्लाई किस कॉइल में दे रहे हैं, प्राइमरी में, फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है, प्राइमरी में, लेकिन उसके अंदर मतलब उस फील्ड के अंदर कौन आ रहा है, सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और सेकेंडरी में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इसका मतलब सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन सेल्फ इंडक्शन भी तो हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल है तो उसमें तो सेल्फ इंडक्शन हो ही रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि सिर्फ सेकेंडरी कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि ईएमएफ कहां पर इंड्यूस्ड होता है, जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में चेंज हो रहा है ना, और प्राइमरी में अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब प्राइमरी में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी इज डिनोटेड बाय ईपी एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज डिनोटेड बाय ईएस। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज डिनोटेड बाय आईपी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज डिनोटेड बाय आईएस। क्लियर है? प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आईपी से डिनोट current flowing in the primary coil is IP, current flowing in the secondary coil is IS. Number of turns in the primary denoted by NP and number of turns in the secondary denoted by NS. ठीक है? It does not follow Ohm's law. ये Ohm's law को फॉलो नहीं करता, और Ohm's law को फॉलो नहीं करता इसीलिए देखो हाई वोल्टेज के साथ में लो करंट है और लो वोल्टेज के साथ में हाई करंट है। तो ये डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पे। किस पे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है वो फाइंड आउट करना है हमें। उस ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज और करंट में इनवर्स रिलेशन मिलेगा, जबकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिलेशन होता है V = IR, पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अकॉर्डिंग आपको इनवर्स रिलेशन मिलने वाला है। सो लेट अस फाइंड आउट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। उसी को टर्न रेशो भी कहते हैं। टर्न रेशो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी मतलब NS/NP को निकालते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन, अब सेल्फ इंडक्शन की अगर बात करेंगे तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, E = -dφ/dt लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। माइनस साइन लेते हैं हम लोग। दिस नेगेटिव साइन शोज द अपोजिशन। तो कौन सा अपोजिशन? EMF अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। EMF जो इंड्यूस्ड हुआ है किसके कारण इंड्यूस्ड हुआ है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब EMF इंड्यूस्ड होता है तो वो EMF उसी फ्लक्स को चेंज होने से रोकता है जिससे वो तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये अपोजिशन माइनस साइन से शो किया जाएगा। सो E = -dφ/dt, बट हियर यू हैव टू राइट φp और यहाँ पर मैं लिखूंगा EP। इससे समझ में आ जाएगा कि ये प्राइमरी कॉइल में हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसी एक कॉइल में मतलब एक टर्म में चेंज हो रहा है क्या? एक लूप में चेंज हो रहा है क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारे लूप है और बहुत सारे लूप होने के कारण यहाँ पर NP को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा EP = -NP टाइम्स dφ/dt। हर लूप में फ्लक्स चेंज होने वाला है, हर लूप में फ्लक्स चेंज होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर दो नंबर ऑफ टर्न्स अगर 2 लेते हो, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है और वही फ्लक्स अगर समझ लो इसमें अगर चेंज हो रहा है तो दोनों में फ्लक्स का मतलब दोनों में जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 4। तो इसमें EMF जो इंड्यूस्ड होने वाला है वो चेंज होने वाला है, और इसीलिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दिस इज अबाउट द प्राइमरी कॉइल। अब हम सेकेंडरी कॉइल की अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो है dφp/dt। क्यों मैंने यहाँ पर φp लिखा? क्यों जितना फ्लक्स प्राइमरी में चेंज हो रहा है उतना ही फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है? सेकेंडरी में। लेकिन सेकेंडरी में और प्राइमरी में जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी के अलग हो सकते हैं। अभी मैंने बताया नंबर ऑफ टर्न्स 2, नंबर ऑफ टर्न्स 4, दोनों में फ्लक्स सेम चेंज हो रहा है लेकिन EMF अलग रहेगा।
इसीलिए यहां पर आप सेकेंडरी कॉइल में जो इक्वेशन लिखोगे ES इज इक्वल टू माइनस NS टाइम्स d∅P अपॉन dt, दोनों में 5P रहेगा, लेकिन यहाँ पर EP ये ES, यहाँ पर NP और ये NS, EMF जो इंड्यूस्ड होगा वो डिफरेंट होगा, जबकि दोनों में ये चेंज होने वाला फ्लक्स सेम है। नाउ ऑन डिवाइडिंग you will get EP upon ES is equal to minus NP times d∅P upon dt divided by minus NS times d∅P upon dt. It get cancelled, माइनस माइनस, और यहाँ पर आपको मिल रहा है NP upon NS is equal to EP upon ES. This can be written as NS upon NP is equal to ES upon EP. This is equation number 1. ये रेशो बना दिया हमने. These are the number of turns in the secondary to the number of turns in the primary. जहां वोल्टेज ज्यादा होता है वहां पर करंट कम होता है, और जहां पर वोल्टेज कम होता है वहां पर करंट ज्यादा। तो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट करोगे, इनपुट पे समझ लो आपने हाई वोल्टेज लो करंट दिया, इसका आपने प्रोडक्ट कर लिया, उसके बाद में आउटपुट में आपको लो वोल्टेज हाई करंट मिल रहा है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया तो ये प्रोडक्ट सेम होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज द पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज। ठीक है, तो पावर P हो गया, करंट I हो गया, और वोल्टेज मतलब यहां पर EMF E होगा। आप अगर प्राइमरी की बात करते हो तो ये हो गया IP, और ये हो गया EP, और सेकेंडरी की अगर बात करते हो तो ये हो गया IS और ये हो गया ES। लेकिन जहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा वहां करंट कम होता है, और जहां वोल्टेज कम है वहां पर करंट ज्यादा होता है। दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, इसका मतलब पावर कांस्टेंट होगा। दैट मींस वी कैन से दैट देयर इज नो लॉस ऑफ पावर इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट पावर। Input power is equal to output power. That means we can say that it is the condition of ideal transformer. ये ideal transformer कहलाता है, क्योंकि कितना भी बोलो पावर लॉस होना ही है। लेकिन हम यहाँ पर पावर लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। जितना इनपुट में पावर था उतना ही पावर आउटपुट में रहेगा, बस वहां पर कम ज्यादा होने वाला है वोल्टेज और करंट। तो जहां ज्यादा वोल्टेज वहां कम करंट, और जहां कम वोल्टेज वहां पर ज्यादा करंट। प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस पावर रिमेन्स कांस्टेंट, सो इट इज द कंडीशन ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर दैट मींस इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर करंट इनटू वोल्टेज मतलब IP इनटू EP। आउटपुट पावर करंट इनटू वोल्टेज। IP is the current flowing through the primary coil, IS current flowing through the secondary coil, EP EMF induced in the primary coil, and ES EMF induced in the secondary coil. This formula can be written as ES upon EP। देखो ES है, मैं EP को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ और IS को इधर ट्रांसफर करूंगा तो IP अपॉन क्या मिलेगा? IS, and this is equation number 2. Now from equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो ES अपॉन EP कॉमन आ रहा है, और इसी से आपको फार्मूला मिलेगा NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP, एंड दिस इज इक्वल टू IP अपॉन IS, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है या टर्न रेशियो कहलाता है, क्योंकि आपने यहाँ पर NS अपॉन NP निकाला, यही यहाँ पर टर्न रेशियो कहलाता है। अब इस रेशियो को देखो, इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप EMF और करंट में रिलेशन देखोगे तो आपको कभी डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा।
EMF मतलब यहाँ पर वोल्टेज ही हो गया ना, इस वोल्टेज और करंट में रेशियो देखोगे तो आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल ही नहीं सकता। अब लोग देखो ES का टर्म जो है वो न्यूमरेटर में है, लेकिन उससे करस्पॉन्डिंग IS का टर्म कहां पर है, डिनोमिनेटर में है। दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन द, दैट मींस वोल्टेज ही है ये, EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, दिस इज द करंट इन द फ्लोइंग इन द सेकेंडरी। तो दोनों में रिलेशन देखो क्रॉस में आ रहा है, इसका मतलब दोनों इनवर्स रिलेशन में आ गए। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी एंड दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी, ये दोनों भी क्रॉस में आ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि इनवर्स हुआ, इनवर्स। लेकिन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है ना, वोल्टेज कौन देता है, EMF ही तो देता है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट और EMF ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग क्या आ रहे हैं, इनवर्स। इसीलिए ट्रांसफार्मर में जहां पर वोल्टेज ज्यादा होता है वहां पर करंट क्या होता है, कम, और जहां वोल्टेज कम होता है वहां पर करंट ज्यादा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ओम्स लॉ फॉलो अगर हो गया तो हाई वोल्टेज के साथ में हाई करंट रहेगा और उसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हाई पावर मिलेगा। हाई पावर मतलब वहां पर बर्निंग प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लो वोल्टेज के साथ में लो करंट अगर रहा तो वैल्यू काफी कम हो जाएगा, पावर काफी कम होगा, तो बड़ी मशीनरी का वर्किंग हो सकता है क्या, नहीं। कई सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वर्क नहीं करेंगे, मैकेनिकल वर्क पॉसिबल नहीं होगा, और जिसके कारण यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फॉलो क्या करना पड़ेगा हमें, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज इक्वल टू EMF induced in the secondary to the EMF induced in the primary is equal to current flowing through the primary to the current flowing through the secondary, and this is the formula for transformation ratio, and this is also called as turn ratio। इसी को क्या बोला जाता है, turn ratio। Any doubt?